नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। पहाड़ के पावर हाउस का राजदोष कनेक्शन कुछ पहचाना आपने? जी हां, कुछ ऐसा ही दिखता है देहरादून का बना सीएम आवास। इसी आलीशान बंगले के साथ जुड़ा है 14 साल का वो इतिहास जो सच है या फिर अंधविश्वास कोई नहीं जानता। लेकिन कहा जाता है कि जिसे अपना आशियाना जिसने इस बंगले को बनाया वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही सत्ता से बेदखल हो गया। इस अजीबोगरीब दावे को एक बार फिर से तब बल मिला जब पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी ही सीट हार गए। कुर्सी पर छाया शापित बंगले का साया। चौदह साल का इतिहास, सच या अंधविश्वास। क्यों छिन जाता है ताज? क्या है राजमहल का राज? आसान नहीं है शासन, ये है कांटों का सिंहासन। पहाड़ के पावर हाउस का राजदोष कनेक्शन। कहा जाता है कि सियासत दाव पेच का खेल होता है, लेकिन अगर वही सियासत और सत्ता के सिरमौर अंधविश्वास के फेर में फंस जाएं, तो सोचिए क्या होगा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा बंगला जो उत्तराखंड की राजनीति की धुरी है, जिसमें रहने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन जब वो सपना पूरा होता है तो उसी बंगले से बना लेता है दूरी। क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चाएं ऐसी भी हैं कि उस बंगले में है सत्ता का दोष। ये कितना सच है और कितना झूठ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चार दीवारी में छिपे सत्ता दोष के राज, जो ठहरा समझो गया ताज। कई रहस्यों से भरा पड़ा एक बंगला, जो खुद में समेटे है कई रहस्य। उत्तराखंड की राजनीति में जब जब उथल पुथल मचती है तो सभी की जुबान पर जिक्र होता है उस जगह का जिससे उत्तराखंड की सत्ता के सिरमौर की पहचान है, यानी कि सीएम आवास की। एक बार फिर सीएम आवास चर्चा में है और वजह है कि पुष्कर सिंह धामी इस सीएम आवास में रुके और जब चुनाव हुए तो वो चुनाव हार गए। उसके बाद फिर से सीएम आवास से जुड़े सत्ता दोष का खुलकर जिक्र होने लगा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में इस बार कई मिथक टूट गए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास को लेकर मिथक बरकरार रहा। मुख्यमंत्री आवास का यह मिथक सालों से चला आ रहा है कि जो भी सीएम बना है और वो इस आवास में रहा है तो वो चुनाव हारा है या फिर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो अपनी खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के न्यू कैंट रोड पर बनी ये आलीशान कोठी कोई मामूली कोठी नहीं है, बल्कि सत्ता का केंद्र है। ये मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन इस मुख्यमंत्री आवास से जुड़ी कहानियां सियासी गलियारे में तैरती रहती हैं, जिसे सुनकर कई सत्ताधीश इस बंगले से दूर रहे तो कई इस बंगले में गए, पर पूजा अर्चन करने के बाद। देहरादून के सबसे पॉश इलाके में बने इस बंगले में रहने का हर किसी का ख्वाब होगा, लेकिन इससे जुड़ी कहानियां मजबूरन ही सही बंगले से दूरी बनवा देती है और इससे जुड़े रहस्य ऐसे सियासी गलियारों में एक नया नाम देते हैं, मनहूस बंगला। वो भी इसलिए क्योंकि कहा जाता है
कि जो भी सीएम इस बंगले में रहने गया वो या तो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया या फिर दोबारा सत्ता में उसकी वापसी नहीं हो पाई। आज की वास्तुस्थिति भी देखिए कि जितने भी इस आवास में मंत्री मुख्यमंत्री आए वे सब जो है इस पे विजयश्री होने के बावजूद भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए या फिर इस स्थान से वे पुनः जीत की संभावनाएं नहीं ले पाए। इस राज से जुड़ी कहानियां आपको सुनवाएं उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कितना खास है ये सीएम आवास। देहरादून न्यू कैंट रोड पर बना है सीएम आवास। करीब 10 एकड़ में फैला है सीएम आवास। सीएम आवास में बने हैं 60 कमरे। पहाड़ी शैली में बनाया गया है सीएम आवास। वास्तुकला का ये अनोखा उदाहरण है। ये बंगला जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत है उतना ही अंदर से भी, जिसकी चर्चा हर जगह होती है। 2010 में ये सीएम आवास बनकर तैयार हुआ। इसमें बैडमिंटन कोर्ट और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं। हर सुविधा से लैस है ये सीएम आवास। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि अगर इतनी खूबियां हैं इस सीएम आवास में तो इससे उत्तराखंड की सत्ता की कमान संभालने वाले दूर क्यों रहना चाहते हैं। से ये सब चीज़ें चलती आई। अब वो मन के बहम की बात है। बहुत सारे लोग मानते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को अपना ज्योतिषाचार्य में बहुत लोग, जो लोग थोड़ा सा धर्म में ज़्यादा विश्वास और भरोसा करते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते। लेकिन मैंने देखा कि मतलब जिन्होंने नहीं माना तो वो चले भी गए। जैसे धामी साहब वहाँ जाके रहते रहे, विजय बहुगुणा भी वहाँ रहे थे, जनरल खंडूरी भी रहे थे, लेकिन हरीश रावत नहीं गए, तीरथ सिंह रावत नहीं गए डर के मारे। हाँ वो तो अब ये अपने मानने और ना मानने के ऊपर निर्भर करता है। कहा जाता है कि ये बंगला यूं तो 2010 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इसमें रहना शुरू हो गया था और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। 2007 में भाजपा की उत्तराखंड में सरकार बनी। तब जनरल बीसी खंडूरी उत्तराखंड के सीएम बने। आधा बनकर ही तैयार हो पाया था उस वक्त सीएम आवास। आधे अधूरे आवास में ही रहने लगे बीसी खंडूरी। सबसे पहले 2007 में जब उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी तो भुवन चंद खंडूरी ने अधूरे पड़े इस बंगले को अपना आशियाना बनाया, लेकिन वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको अपना ठिकाना बनाया और वो भी अपना कार्यकाल बरकरार नहीं रख पाए। इससे ये मिथक उस वक्त भी लगातार बरकरार रहा। 2 साल तक बीसी खंडूरी इसी सीएम आवास में रहे और यहाँ लगातार काम भी चलता रहा। 2 साल बीत चुके थे तभी एक खबर आई जिसने इस बंगले को नया नाम दे दिया, मनहूस बंगले का नाम। दरअसल बीसी खंडूरी को सीएम पद से हटना पड़ा और फिर रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। इस आवास से जुड़ी सत्ता दोष की चर्चा लगातार हो रही थी। इसी बीच रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इसी बंगले में रहने का फैसला किया। 2009 में बीसी खंडूरी सीएम पद से हट गए। रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के सीएम बने। सीएम आवास में रहने लगे रमेश पोखरियाल निशंक और 2011 में फिर से बीसी खंडूरी बन गए मुख्यमंत्री। लेकिन जब 2012 में उत्तराखंड में चुनाव हुए तो भाजपा की सरकार की विदाई हो गई और फिर बनी कांग्रेस की सरकार। देखिए, ये महज इत्तेफाक होता है। जैसे कुछ मिथक टूटे हैं कि रानीखेत से जो चुनाव जीतता है और वो हमेशा विपक्ष में बैठती है वो पार्टी, तो मिथक टूट गया। ये इसको हम कम से कम मेरा जैसा व्यक्ति मैं मानता हूँ कि ये एक प्रकार का अंधविश्वास है। राजनीति परिस्थितियों और समीकरणों के आधार पर चलती है। इसमें कदाचित कोई भी अंधविश्वास की गुंजाइश नहीं होती। 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी तो मानो सीएम आवास से जुड़े जिस राज का जिक्र एक कानाफूसी या फिर किस्सा कहानी था, वो सबसे बड़े राज के तौर पर सामने आकर खड़ा हो गया। 2012 में कांग्रेस सरकार में सीएम बने विजय बहुगुणा। सीएम आवास में रहने लगे विजय बहुगुणा। 2014 में विजय बहुगुणा को सीएम पद छोड़ना पड़ा।
2014 में ही हरीश रावत बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और सीएम बनने के बाद हरीश रावत ने इस बंगले से दूरी बना ली। ये वो इतिहास है जो सत्ता के सिरमौर खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन जब सीएम बनकर इस बंगले में रहने की बारी आती है तो वो इससे दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसी कई बातें सियासी गलियारों में तैर रही हैं। कई बातें हैं जो कभी फुसफुसाहट में तो कभी दावों के साथ कही जाती है, कभी कई ऐसे प्रमाण दिए जाते हैं, कभी कई ऐसे तर्क दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई किसी जीत या हार का दोष इस तरह बंगले या फिर किसी मकान पर फोड़ा जा सकता है, या फिर वाकई जो तथ्य इसके पीछे छिपे हुए हैं उनमें कुछ आधार है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब विश्वास होता है तो उसमें अंधविश्वास भी होता है, और राजनीति में लगभग अंधविश्वास भी कई बार अपने पांव पसारते हैं। ये हमने कई जगह देखा है, चाहे आप खेल की दुनिया में देख लें या फिर आप राजनीति की दुनिया में। लेकिन क्या वाकई पहाड़ के इस पावर हाउस से जुड़ा ये राजदोष कनेक्शन सच है, या फिर ये एक महज अंधविश्वास है? हम इस तरह के दावों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते, लेकिन दोनों ही तरह के दावों को मजबूती देने के लिए जिस तरह की बातों को आधार बनाया जाता है, या फिर इसे दावे को खारिज करने के लिए जो तर्क पेश किए जाते हैं, उन्हें हम आपके सामने रख रहे हैं। देवभूमि में भले ही एक बार फिर से कमल खिला है, लेकिन इस ऐतिहासिक विजय में भी पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल देहरादून के उसी राजमहल को लेकर उठने लगे जिसे सत्ता के गलियारों में अशुभ कहा जाता है। सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही नहीं, पहाड़ के इस पावर हाउस के साथ कई और बड़े नाम जुड़े हैं जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा। 14 साल पहले भुवन चंद्र खंडूरी से शुरू हुए बदनामी के ये किस्से पुष्कर सिंह धामी तक कायम हैं। ये 4 जुलाई 2021 की वो तस्वीर है जब पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर धामी ने इसी बंगले को अपना आशियाना बनाने का फैसला किया। गृह प्रवेश से पहले पूरे 9 ब्राह्मणों ने 6 दिनों तक पूजा अर्चना और यज्ञ पाठ किया ताकि बंगले का वास्तु दोष दूर किया जा सके। इसके बाद ही धामी ने यहां रहना शुरू किया। लेकिन अब धामी को खुद शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो इस हार का कनेक्शन बंगले से जोड़कर देखा जाने लगा है। दरअसल धामी से पहले भी इस बंगले को लेकर ऐसे ही अजीबोगरीब दावे किए जाते रहे, क्योंकि धामी से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी इस बंगले का राजदोष कनेक्शन जोड़ा जाता रहा। अगर आप देखेंगे कि इससे पहले 2 मुख्यमंत्री हमारे ऐसे रहे, वो भले ही सरकारी बंगले में नहीं गए, इस वजह से नहीं गए या और जो भी कारण रहे होंगे, वो हरीश रावत तो बीजापुर से ही पूरी सरकार चलाते रहे, लेकिन उनकी भी दोबारा वापसी नहीं हुई। तीरथ सिंह रावत जो है चंद महीनों में ही जो है एकदम अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही वापस हो गए। साल 2017 में भाजपा की प्रचंड विजय के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के सीएम बने, लेकिन उन्होंने 2 साल से ज्यादा वक्त तक न्यू कैंट रोड वाले बंगले से दूरी बनाए रखी। आखिरकार कुछ समय बाद वो इस बंगले में शिफ्ट हो गए।
वैसे त्रिवेंद्र शुरू से इस बंगले के शापित होने की अफवाहों को खारिज करते रहे। 2017 के चुनाव में भाजपा को उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत मिला और त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान दी गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस इच्छा से यहां गए कि ये इस मिथक को तोड़ देंगे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल बाद इस कुर्सी से हटना पड़ा। लेकिन त्रिवेंद्र ने भी इस बंगले में प्रवेश से पहले बाकायदा विधि विधान से पूजन हवन करवाया और नवरात्र के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही गृह प्रवेश किया था। लेकिन जिस तरह से उन्हें कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा देना पड़ा, एक बार फिर इस बंगले को लेकर बहस तेज हो गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उत्तराखंड की कमान तीरथ सिंह रावत को दी गई और तीरथ सिंह रावत भी इस आशियाने में नहीं गए। उन्होंने भी अपना आशियाना बीजापुर गेस्ट हाउस को बनाया, लेकिन 3 महीने के बाद ही तीरथ सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा दिया। दिलचस्प बात तो ये रही जब कमान पुष्कर सिंह धामी को दी गई। पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको हवन करके पूरा शुद्धिकरण करके यहाँ जाकर अपना ठिकाना बनाया और ये कहा कि वो इस मिथक को तोड़ देंगे। लेकिन 2022 के चुनाव में ये मिथक बरकरार रहा क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अपनी खटीमा विधानसभा से चुनाव हार गए। हालांकि तीरथ सिंह रावत ने इस बंगले से दूर रहना ही पसंद किया, फिर भी उनकी कुर्सी चली गई। इसलिए पहाड़ पर मौजूद इस पावर हाउस के राजदोष कनेक्शन को खारिज करने वाले भी भारी तादाद में हैं, जिनका मानना है कि ये महज अंधविश्वास है और कुछ नहीं। आगे आपको बताएंगे इस बंगले के साथ जुड़ी हैं और कैसी हैरान करने वाली कहानियां। बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। जिस सीएम आवास को लेकर सत्ता दोष की चर्चाएं आम हैं, उस बंगले में कई मुख्यमंत्रियों ने प्रवेश भी किया और उसमें रहे भी। लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसे भी सीएम रहे जो इस बंगले में सीएम रहते हुए कभी गए ही नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरीश रावत की। लेकिन फिर भी उनके साथ हुआ कुछ ऐसा कि अब लगने लगा है कि इस वाकई कहीं इसे अंधविश्वास तो मानना सही नहीं है। पिछले 14 साल से उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा ये वो राज है जो आज भी राज बना हुआ है। सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन सीएम आवास के अंदर दफन इस राज को नकारने से बचते हैं। 2017 से लेकर 2022 तक जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से उत्तराखंड की राजनीति में घटे, वो उस इतिहास का अगला अध्याय है जो 2012 से लेकर 2017 के बीच घटा और जिसकी साक्षी रही हर पार्टी और हर नेता। 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी और उस वक्त विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री इसी आशियाने में गए और इसी को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन विजय बहुगुणा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। दरअसल 2012 में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था, दांव पेंच का खेल शुरू हो चुका था और आखिरकार कांग्रेस आला कमान ने जिस चेहरे और नाम पर मुहर लगाई वो विजय बहुगुणा रहे। विजय बहुगुणा कांग्रेस सरकार के सिरमौर बने और फिर बारी थी सीएम आवास में प्रवेश करने की। तब तक इस आवास से जुड़ा ये सत्तादोष राजनीति के गलियारे में सिर्फ अफवाह या किस्से कहानी तक ही सीमित था। लेकिन जो विजय बहुगुणा के साथ हुआ, उसके बाद अगले सीएम ने इस बंगले से दूरी बना ली। विजय बहुगुणा उत्तराखंड के 2012 में सीएम बने और उम्मीद थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार होने की वजह से 2017 तक वो अपने पद पर काबिज रहेंगे। लेकिन इसी बीच समीकरण बदलने लगे और फिर 2014 में बड़ा उथल पुथल देखने को मिला। 2014 में विजय बहुगुणा सीएम के पद से हट गए। विजय बहुगुणा की जगह हरीश रावत बने नए मुख्यमंत्री। सीएम आवास के राज को लेकर फिर होने लगी चर्चा।